एक दिन एक 3 साल का नन्हा सा बच्चा अपने पिता के साथ खेत में था और जमीन में छोटे छोटे तिनके गाड़ रहा था। जब पिता ने पूछा कि बेटा ये क्या कर रहे हो, तो उस मासूम लेकिन बिल्कुल दृढ़ आवाज में जवाब आया, मैं बंदूकें बो रहा हूँ ताकि बड़ी होकर ये फसल बने और हम इनसे अंग्रेजों को देश से भगा सके। मतलब बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है ना। बचपन से ही देशभक्ति की ऐसी गहरी जड़ें उनके अंदर थीं। तो अब आगे बढ़ते हैं पहले अध्याय की तरफ, जीवन के अहम मोड़ यानी एक क्रांतिकारी के सफर की शुरुआत। अब देखिए, 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उस वक्त भगत सिंह महज 12 साल के थे। सोर्स बताते हैं कि वो अमृतसर गए और उस बाग से शहीदों के खून से सनी मिट्टी को एक बोतल में इकट्ठा किया और वहीं खड़े होकर उन्होंने अपने नेताओं की हत्या और लोगों पर हुए इस भयानक जुल्म का बदला लेने की कसम खा ली थी। एक 12 साल के बच्चे के लिए ये सच में कितना बड़ा फैसला था। फिर 1922 आता है और यहाँ इतिहास में एक बड़ा वैचारिक मतभेद देखने को मिलता है। चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग चुनते हुए असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, पर वहीं दूसरी तरफ सोर्स मटेरियल हमें बताता है कि भगत सिंह का मानना था कि जब आज़ादी बिल्कुल करीब थी तब अचानक ऐसे पीछे हटना उन शहीदों का अपमान है जो आज़ादी का सपना देख रहे थे। बस यहीं से उनका पूरा झुकाव सशस्त्र संघर्ष और क्रांतिकारी साहित्य की तरफ हो गया। इसी नए रास्ते का नतीजा था HSR यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, उनका मकसद सिर्फ पावर ट्रांसफर करना या सत्ता बदलना नहीं था। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है कि उन्हें ये एहसास हो गया था कि सच्ची आज़ादी का मतलब है पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकना, एक ऐसी व्यवस्था बनाना जहां किसानों और मजदूरों का किसी भी तरह का शोषण ना हो। ये उस वक्त के हिसाब से एक बहुत ही एडवांस्ड सोच थी। इस क्रांति को आगे बढ़ाने के दौरान ही 1928 में एक ऐसी घटना हुई जिसने देश के सारे क्रांतिकारियों को हिलाकर रख दिया। साइमन कमीशन के शांतिपूर्ण विरोध के दौरान पुलिस ने शेरे पंजाब लाला लाजपत राय पर जानलेवा लाठीचार्ज कर दिया। लहूलुहान हालत में लाला जी ने जो शब्द कहे थे वो इतिहास में अमर हो गए, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के विनाश का कारण बनेगी। सोर्स के अनुसार क्रांतिकारियों ने अपने पिता समान नेता की इस दर्दनाक मौत को एक बहुत ही गहरा और निजी अपमान माना था। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा पड़ाव, प्रतिशोध की शपथ। ठीक 1 महीने बाद HSRA की एक गुप्त मीटिंग हुई। एक बहुत ही सटीक स्टेप बाय स्टेप योजना बनाई गई। प्लान ये था, जयगोपाल टारगेट को पहचानेंगे, राजगुरु पहली गोली चलाएंगे, भगत सिंह कवर फायर देंगे और चंद्रशेखर आजाद भागने का रास्ता सुरक्षित करेंगे। लेकिन इतिहास का एक बड़ा तथ्य यह है कि उनसे एक चूक हो गई। उन्होंने मुख्य अधिकारी की जगह गलती से सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन पी सॉन्डर्स पर गोली चला दी थी। अब इतनी बड़ी घटना के बाद वहां से बच निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। पूरे लाहौर में छप्पे छप्पे पर पुलिस तैनात थी। भागने के लिए भगत सिंह को एक बहुत बड़ा निजी त्याग करना पड़ा। उन्होंने अपने बाल और दाढ़ी कटवा ली, जो एक सिख के लिए धार्मिक और भावनात्मक दोनों ही रूप से बेहद अहम होती है। फिर दुर्गा भाभी की मदद से उन्होंने एक अमीर आदमी का भेष बनाया और फर्स्ट क्लास ट्रेन पकड़कर कलकत्ता निकल गए। कमाल की बात देखिए, अगले ही दिन लाहौर की दीवारों पर बलराज के नाम से पोस्टर लगे थे जिसमें उन्होंने इस पूरे हमले की डंके की चोट पर जिम्मेदारी ली थी। अब आते हैं तीसरे अध्याय पर, जनता को जगाना, एक गुप्त आक्रमण से खुले आम विरोध तक का सफर। साल 1929, बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। ये वो पंक्तियां थीं जो अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली में फेंके गए पर्चों पर लिखी थीं, जब भगत सिंह और बाटुकेश्वर दत्त ने इस भारी सभा में बम फेंका था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, जो सोर्स भी एक्सप्लिसिटली नोट करता है, कि ये बम किसी की जान लेने के लिए था ही नहीं। इसका मकसद था खुद की गिरफ्तारी करवाना, ताकि अदालत के कटघरे को एक मंच बनाकर वो अपनी आवाज पूरे देश तक पहुंचा सके। और अब आखिर में चलते हैं चौथे हिस्से की तरफ, एक अमर विरासत। कैसे जेल का उनका लंबा वक्त उनका सबसे बड़ा बौद्धिक और शारीरिक युद्ध क्षेत्र बन गया। जब जेल में भारतीय कैदियों के साथ भेदभाव होने लगा तो उन्होंने एक ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। उनकी मांगें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्पष्ट थीं। राजनीतिक कैदी का दर्जा, किताबें, रोज के अखबार और अंग्रेज कैदियों के बराबर साफ सुथरा खाना। ये भूख हड़ताल 100 से भी ज्यादा दिनों तक चली और इस दौरान एक बेहद दुखद घटना हुई। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनके साथी जतिन दास शहीद हो गए। इस खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया और आखिरकार मजबूर होकर अंग्रेजों को ये सारी मांगें माननी ही पड़ी।
आपको पता है, जेल का वो लंबा वक्त उनके बौद्धिक विकास का सबसे बेहतरीन दौर साबित हुआ। अपनी मौत की सजा का इंतजार करते हुए उन्होंने ढेरों किताबें पढ़ीं और अपना मशहूर लेख मैं नास्तिक क्यों हूं लिखा। इसमें वे एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जो धर्म, जाति और वर्ग के भेदभाव से पूरी तरह मुक्त हो, एक बिल्कुल आत्मनिर्भर समाज। 23, सिर्फ 23 साल। 7 अक्टूबर 1930 को सॉन्डर्स की हत्या के मामले में जब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, तब भगत सिंह की उम्र महज 23 साल थी। जरा सोचिए इस बारे में, एक 23 साल का नौजवान जिसने अपनी सोच और अपने अटूट निश्चय से पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया था। अब इन आखिरी दिनों में दो बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं सामने आती हैं जिन्हें सोर्स न्यूट्रल तरीके से हाईलाइट करता है। एक तरफ 1931 के गांधी इरविन समझौता में अहिंसक कैदियों की रिहाई तो तय हुई, लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों को रिहा नहीं किया गया, जिससे पब्लिक में बेहद गुस्सा था। और दूसरी तरफ जब भगत सिंह को पता चला कि उनके पिता ने उनकी जान बचाने के लिए अंग्रेजों को दया याचिका डाली है, तो उन्होंने उसे सख्ती से रिजेक्ट कर दिया। उनका मानना था कि उनकी मौत देश के लिए क्रांति का एक ऐसा बीज बनेगी जिसे वो जिंदा रहकर शायद कभी ना बो पाते। अंग्रेजी सरकार लोगों के गुस्से से इतनी घबराई हुई थी कि उन्होंने फांसी का नियम तोड़ते हुए समय से 11 घंटे पहले ही फांसी देने का फैसला किया। पर उनके आखिरी पहलों का ये प्रसंग सुनिए, बहुत प्रेरणादायक है। जब जेल का अधिकारी उन्हें बुलाने आया तो वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। उन्होंने बड़े शांत भाव से और मुस्कुराते हुए कहा, रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। उसके बाद उन्होंने उस किताब का पन्ना मोड़ा और बिल्कुल शांति से अपनी फांसी की ओर आगे बढ़ गए। सोर्स बताता है कि उनके आखिरी पल किसी मौत का शोक नहीं, बल्कि किसी जीत के जश्न जैसे थे। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया और मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए फांसी के तख्ते की ओर बढ़े। उन्होंने पूरी ताकत से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और खुद फंदा अपने गले में डाल लिया। अंग्रेज सरकार का खौफ इस कदर था कि उन्होंने शवों को परिवारों तक को नहीं दिया, बल्कि रात के अंधेरे में चुपचाप नदी के किनारे उनका दाह संस्कार करने की नाकाम कोशिश की थी। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छूट जाता है। एक 23 साल के नौजवान के बलिदान ने आखिर कैसे एक इतने विशाल साम्राज्य को झकझोर कर रख दिया, और कैसे इनकलाब जिंदाबाद को इस देश की धड़कन बना दिया। दरअसल उन्होंने इस संघर्ष को सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं रखा, इसे किसानों और मजदूरों का संघर्ष बना दिया। ये सोर्स हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि एक विचार, एक सच्ची क्रांति की आत्मा शारीरिक अंत के बाद भी हमेशा जिंदा रहती है, और वही उनकी सच्ची और अमर विरासत है।